नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार डब्ल्यू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है मुंगेर जिला अंतर्गत असरगंज प्रखंड में। असरगंज प्रखंड तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है और यहाँ जन सुराज की क्या स्थितियां हैं बिहार में। जिस तरह से जन सुराज की लगातार पैठ बढ़ती जा रही है, जन सुराज धीरे धीरे बिहार के सभी शहर से लेकर गांव तक अपने पैर पसारती जा रही है। बिहार में अब जन सुराज को तीसरे विकल्प के रूप में देखने लगे हैं लोग। बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ करती है, इन्हीं सब मुद्दों पर सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत असरगंज प्रखंड के समाज सेवी सह जिला परिषद सदस्य अनिल कुमार सिंह जी। अनिल जी, हम आज बातचीत करने के लिए हाजिर हैं। बिहार की जनता का क्या मूड है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से जनता की नाराजगी सीधे सीधे एक तरफ नीतीश कुमार से भी दिख रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से भी जनता खासा नाराज दिख रही है। और ऐसे में प्रशांत किशोर जो खुद को तीसरा विकल्प घोषित कर रहे हैं, और आप स्वयं भी प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है अभियान उससे जुड़ चुके हैं, तो क्या लगता है, क्या ऐसा खास आम जनता को या आपको जनसुराज में नजर आया जिसके कारण आप जनसुराज अभियान का हिस्सा बने? जी। बिहार की जो स्थिति हम वर्षों से देख रहे हैं कि राजद की सरकार से उब करके लोगों ने नीतीश जी को मौका दिया और जो आशा और विश्वास इनसे था लोगों को, वह पूरी नहीं हो रही है। ग्राउंड लेवल पर जो स्थिति बनी हुई है, तो लोग मजबूरी में एक दूसरे को दोनों दल में वोट देते हैं और वोट देने वाले ऐसे धर्म संप्रदाय से आते हैं जो कि सबसे वंचित हैं और उनका ही विकास नहीं हुआ है, सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर वोट देते आए हैं। तो ऐसे स्थिति में एक नया मोर्चा जिस पर कि अभी जो दो संप्रदाय और दो जातियों के बीच में बंटवारा हो चुका है बिहार में वोटरों का, एक ऐसा तीसरा मोर्चा बने जिसमें कि सभी संप्रदाय के लोगों का विश्वास हो। इसे मोर्चा का जरूरत है और जो स्थिति बिहार में है बेरोजगारी की, वो बेरोजगारी दूर हो। अनिल जी, आपने जो दोनों ही प्रमुख गठबंधन की बात की, धर्म संप्रदाय या जातियों में बटे होने का जो आपने दावा किया, कहीं ना कहीं आम जनता भी यही कारण है कि इन दोनों ही पार्टियों के इसी रवैये से खासा नाराज है। कोई पार्टी धर्म के नाम पर तो कोई पार्टी जाति के नाम पर, अलग अलग जातियों और धर्म के नाम पर सभी पार्टियां बटी हुई है। और प्रशांत किशोर इस बीच जो दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी न किसी धर्म संप्रदाय के लिए और न ही किसी जाति विशेष के लिए है, बल्कि इसमें सभी धर्मों, सभी संप्रदायों और सभी जातियों को समरूप तरीके से मौका देगी। जातियों की जो आबादी है उसके आधार पर, जिसकी भागीदारी जितनी है उसके आधार पर उन्हें इस पार्टी में हिस्सा मिलेगा। जातियों और योग्यताओं के आधार पर उनको फिल्टर करके इस राजनीतिक समर में उतारा जाएगा। लेकिन क्या बिहार जो कि जातीय आधारित और के आधार पर वोट करते आई है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या प्रशांत किशोर का जो ये दाव है, क्या वो दाव सटीक बैठेगा या जनता इस पुरानी जो परंपरागत तरीके से वोट करती आ रही है उसी आधार पर वोट करेगी? हमारा सोच ये है कि हिस्सेदारी
तो अगर जैसे दो भाई रहता है, एक पढ़ा लिखा रहता है और एक तो मूर्ख रहता है, ऐसा कर दिया जाता है तो मूर्ख अपने हिस्सा को बेच देता है। तो हिस्सेदारी की बात नहीं है, बात है कि ऐसे ईमानदार लोग आ गए जो कि सभी लोगों के, सभी जातियों को, सभी वंचित समाज को जो आगे बढ़ा ले सके। अभी जो स्थिति यहाँ है कि आज जो है हमारा जो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान में मजदूरों को, किसानों को मारा जा रहा है फ्री में अनाज देकर करके, और कार्य भी नहीं हो रहा है, लूट हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो है मजदूर काम नहीं करता है और किसानी जो है खत्म हो रहा है। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि ऐसा प्रोजेक्ट बनावे कि जो जात पात से उठ कर राज्य के हित में विकसित बिहार जो बना सके, वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति की जरूरत है। और संभवतः बहुत देश के अन्य राज्यों में भी ये काम कर चुके हैं और विकसित राज्यों में ये नेताओं को लड़ाए हैं। वो लगता है कि ये इसमें सफल हो सकते हैं। जी, बिहार के विकास की बात आपने कही। बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ाने की जिसमें काबिलियत हो, वैसी काबिलियत प्रशांत किशोर में दिख रही है। प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार की भौगोलिक स्थितियां हैं, बिहार में जिस तरह से संसाधनों का अभाव है, वैसी परिस्थिति में बिहार को विकसित बिहार बनाने में क्या लगता है कि अगर सरकार में प्रशांत किशोर को मौका मिल जाता है और प्रशांत किशोर के अगुवाई में बिहार में सरकार बनती है, तो अगले 5 से 10 सालों में क्या बिहार की वाकई तस्वीर बदलेगी? निश्चित रूप से हमारा जो बिहार है सिर्फ किसान छोड़कर और कुछ नहीं है। हम जो पढ़े लिखे लोग आएंगे और उद्योग लगाएंगे, बाहर से पूंजी लगवाएंगे, तो उद्योग धंधा शुरू होगा, तो उसी स्थिति में जो है बिहार आगे बढ़ सकता है। ऐसे अन्यथा जो अभी जो स्थिति है, और मैं देख रहा हूँ कि जाति पाति की स्थिति में सभी नेता जाति के आधार पर अपना संगठन बनाते हैं और समझौता कर चुनाव लड़ करके जाति का हवा दे करके जीतते हैं, जिससे फिर दोबारा वो नहीं आते हैं। फिर जब कुछ समय बचता है, अपना जाति हवा खड़ा कर करके संगठन बनाते हैं, समझौता करते हैं और चुनाव जीत करके ऐसे मौज करते हैं। यही स्थिति है। लेकिन अगर अच्छी सोच के साथ ही आ रहे हैं कि सभी को हमको बराबर लेकर चलना है और बिहार को विकसित करना है, तो एक मौका किसी तीसरे मोर्चा को तो देना ही पड़ेगा। जी अनिल जी, जिस तरह से बिहार की बात करें या पूरे भारत देश की बात करें, चाहे वो केंद्र की एनडीए सरकार हो, चाहे बिहार में नीतीश जी की सरकार हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार बातें की जाती है। लेकिन अगर बिहार की अगर बात करें तो जो वर्तमान सरकार है बिहार में एनडीए की, चाहे वो जदयू की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे लोजपा की बात करें, तो महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली इन पार्टियों में ही महिलाओं को राजनीतिक रूप से भागीदारी जो मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। प्रशांत किशोर सीधे सीधे ऐलान कर चुके हैं कि हमारी पार्टी बिहार के 243 सीटों में से 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का जो महिला सशक्तिकरण का दावा है वो वास्तविक में धरातल पर उतरेगा? देखिए, ऐसा है कि बिना महिला सशक्तिकरण के हमारा देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई घर भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो आधा आबादी है। और महिला अगर पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, तो घर के बच्चों को पढ़ाना लिखाना और घर को सजाना संवारना सब उसके हाथों में है। और उनके पति जो है वो अपना काम धंधा करके घर रहने का सोर्स जो है सोचते हैं, बाहर में रहते हैं। इसीलिए बिना महिला सशक्तिकरण के जो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरा सोच है। इसलिए महिला की तो भागीदारी निश्चित होनी चाहिए। और अगर वो 40 सीट पर लड़ा रहे महिला, तो ये हम इनके लिए उनको धन्यवाद देंगे। अनिल जी, प्रशांत किशोर खुद को अब तीसरे विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से रुपौली में विधानसभा उपचुनाव हुए, दोनों ही प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों के ही कैंडिडेट जो है इस बार
चुनाव में शिकस्त दोनों को झेलनी पड़ी। वहां की जनता ने तीसरा विकल्प चुना है और उसके बाद से जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, जो पूरी टीम है, उनकी बाँछें खिल गई है। अब उम्मीद जताया जाने लगा है कि बिहार की जनता तीसरे विकल्प की ओर देख रही है, तो ऐसे में वह तीसरा विकल्प क्या प्रशांत किशोर ही बनने जा रहे हैं। यह तो सर्वविदित है कि इस बार पार्लियामेंट के चुनाव में ही जो मार्जिनल वोट से हार जीत लोगों का हुआ है और नोटा में जिस तरह लोगों ने वोट दिया है, तो लोग यही चाहते हैं कि एक तीसरा मोर्चा जो है बिहार में बने और अच्छे लोग आए। यह तो साफ साफ संकेत नोटा में वोट देने से हो रहा है। इसलिए हमारे कहने क्या है, साफ जो है लोगों का आदेश है कि तीसरा मोर्चा बने और अच्छे लोग आए। बिहार में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, बिहार में अपराधियों का मनोबल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, क्या मानते हैं कि जिस तरह से वर्तमान सरकार के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनका एक आपराधिक इतिहास रहा है, चाहे अभी वर्तमान सरकार की बात करें चाहे पिछली सरकार की भी बात करें, तो दोनों ही गठबंधन में एक बड़े संख्या में आपराधिक छवि वाले लोग सत्ता पे काबिज हैं। तो क्या यही कारण है कि एक बार फिर से बिहार में जंगल राज की परिकल्पना की जा रही है, जंगल राज पार्ट 2 की झलक दिख रही है बिहार में, और प्रशांत किशोर अगर आते हैं सत्ता में तो क्या बिहार का आपराधिक ग्राफ भी गिरेगा। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक प्रायोजित जो लोग हैं, पदाधिकारी अभी पदस्थापित हो रहे हैं जिलों में और थाना क्षेत्र में, जिससे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता बस या जो कहें कि अपने आकांक्षाओं के बल पर जो बालू लूट दारू लूट, इसमें जो है पदाधिकारी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपराधी को रोकने में कम अभी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। साफ साफ है, अभी तो सिर्फ बालू का कमाई और दारू कमाई में पदाधिकारी से लेकर और लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में अपराधी अपराध करके निकल जा रहा है, ये तो साफ साफ हम लोगों को ऐसा लगता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो आपराधिक छवि वाले लोग हैं उनका सरकार में भी दखल अंदाजी है, तो क्या यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल पूरी तरह से बिहार में बढ़ा हुआ है। निश्चित रूप से अपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो सत्ता से संपोजित हैं, सत्ता से के लोगों से जो जुड़े हुए हैं और सत्ता के लोगों के दबाव में जो अच्छे पदाधिकारी वगैरह हैं पदस्थापित नहीं हैं, जो सत्ता नेता के जो चहेते लोग हैं उनकी पदस्थापन क्षेत्रों में हुई है और पदाधिकारियों के द्वारा इन सब लुटेरों से तो अगवाही कर नेता तक पहुंचाया जाता है। तो अच्छे और काबिल पदाधिकारी क्षेत्र में पदस्थापित नहीं है, इसीलिए उस तरह से वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। साफ साफ हम लोग को जो दिख रहा है, इसको दिखने वाला कौन है? कोई दिखने वाला नहीं है। जो दिखने वाला है वह इसमें शामिल है। प्रशांत किशोर आएंगे तो क्या अपराध बिहार का घटेगा। वो तो आने के बाद उन पर निर्भर करता है कि किस रूप से आएंगे, तो किस रूप से वो चलाएंगे। अभी तो गर्म में है, अभी तो गर्म में, और जनता यहाँ की क्या चाहती है। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि बिहार के लोग खुद जो है, जो कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बिहार के लोग इसके लिए खुद जिम्मेवार हैं कि अच्छे लोग को नहीं चुन कर करके प्रतिनिधि में वो अपने जो है जाति आधारित जो है नेता उसको चुनते हैं। वो दल की राजनीति या नीतिगत उनकी नीति नहीं होती है। कोई अपराधी भी है तो उनको दमाद से ज़्यादा प्रश्रय जाति के लोग देते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार का तो गर्व होना निश्चित है। अगर बात तारापुर विधानसभा क्षेत्र की जाए, तारापुर विधानसभा क्षेत्र से अगर जनसुराज आपको उम्मीदवार बनाती है, तो जिस तरह से आपने अपने कार्यकाल में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि के तौर पे आपने काम किया है, विकास का कार्य किया है, तो क्या माना जाए तारापुर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास अवरुद्ध है उसे आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका होगी। देखिए, हम जो आपका सवाल है वो वहाँ तक अभी हमने निर्णय नहीं लिया है, सोचा नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि अगर होते हैं हम, जैसे जिला परिषद अभी हम हैं, तो मेरा कर्तव्य ही है कि और सोच ही है कि लोगों को जनहित में जो कार्य है उससे अच्छा
जो कार्य है करें, उसके बीच में जा करके उनके बीच जो है योजनाओं का चुनाव करें और अच्छे ढंग से कार्य जो है हो। मौका मिलने के बाद जो होता है लोगों का जब अच्छे प्रतिनिधि का वैसे होना चाहिए। तो ऐसा तो हम लोग चरित्र से भी है, दिमाग से भी है, उसमें कहीं इधर उधर नहीं होने वाला। लेकिन जहाँ तक लड़ाई का बात है, लड़ने का बात है, उसके और अभी हम लोग का कोई ऐसा सोच नहीं है। अगर पूरे बिहार की जनता की बात करें, जो मैंडेट पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जनता ने दिया, तीसरे विकल्प को चुना और पूर्णिया जिला में ही रुपौली विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो हुआ, उसमें भी जो मैंडेट जनता ने तीसरे विकल्प को जो दिया, तो वैसे ही अगर पूरे बिहार की जनता ने तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को मौका देती है, तो बिहार से जो पलायन, बिहार में जो गिरती शिक्षा व्यवस्था है, बिहार में जो बेरोजगारी की स्थिति है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो वायदे प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में सारे प्रमुख मोर्चे पर प्रशांत किशोर सफल होंगे। निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए, और प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे हैं, तो अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो कुछ भी माना हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम मजबूत होगा। और पदाधिकारी वगैरह भी या बहुत ऐसे लोग हैं चाहते हैं कि बिहार का विकास, तो पदाधिकारी भी चाहते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ हित में नेता ही जो है अच्छे पदाधिकारी को यूज नहीं करते हैं, जिससे कि बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। मेरे समझ में तो ऐसा ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत असरगंज प्रखंड के समाज सेवी सह जिला परिषद सदस्य अनिल कुमार सिंह जी, जिन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता अब पूरे तरह से तीसरे विकल्प की ओर देख रही है और आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र और रुपौली विधानसभा क्षेत्र के जो उपचुनाव हुए, उन दोनों की ही पुनरावृत्ति पूरे बिहार के 243 सीटों पर होगी और तीसरे विकल्प के तौर पर पीके की जनसुराज को जनता अपना मैंडेट देगी और बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार की विकास की गाड़ी जो रुकी हुई है, उसे पटरी पर लाया जा सकता है। हम लगातार इन खबरों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार बी न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।